नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस ताजा अंक में। दोस्तों, आज बात करेंगे आरएसएस की, जो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट बॉडी है, एक तरह से बैकबोन है। लेकिन आरएसएस की एक ट्रेजेडी भी है। आरएसएस की जो जर्नी 100 ईयर से रही है, ऑलमोस्ट अभी 2025 में उनके 100 साल हो जाएंगे, वो काफी स्लो रही है। और उनको लगता था कि अगर मेरी यात्रा फास्ट हो जाए तो बहुत कुछ बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन आरएसएस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो सोशल इंजीनियरिंग का था, कि लोगों की सोच और उनके विचार को ही बदल दिया जाए। और सोच और विचार ओवरनाइट नहीं बदलते हैं, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। उसके लिए आपके एजुकेशन सिस्टम्स हैं और बाकी सिस्टम्स इन प्लेस करने पड़ते हैं। वो उन्होंने किए और कामयाब भी हुए। लेकिन अब उन्हें लगा कि जिस किस्म की जल्दबाजी मोदी सरकार ने बहुत सारे इश्यूज पर दिखाई, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या सीएए हो, एनआरसी हो, या फिर और ऐसे कई अनगणित मुद्दे जो मोदी जी अक्सर उठाते हैं, तो अब उन्हें यह महसूस होना शुरू हो गया है कि मोदी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेस्ट शायद उनकी जो 90 साल की 95 साल की मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर रहा है। उन्हें पहली बार, जो मेरे सूत्र बताते हैं, ये रियलाइज होना शुरू हुआ है कि सोशल इंजीनियरिंग के अंदर जो पेस है, जो गति है, वो बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए। और छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा आप लंबी यू कैन से दूरी से या लंबे समय के अंदर आप ज्यादा इफेक्टिव बदलाव ला सकते हैं, जैसे वो चाहते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि जल्दबाजी ने बहुत सारे उनके प्लान्स को बूमरैंग कर दिया और उनको दोबारा से अपना ट्रैक चेंज करना पड़ा। विशेष रूप से आप रिजर्वेशन के प्रति उनका ट्रैक देखिए, या कई और मुद्दों पे जहां उन्होंने ट्रैक चेंज की, तो उन्हें इस फॉली को महसूस होना शुरू हो गया कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोदी जी की स्पीड थी, इसने दरअसल आरएसएस की जो छवि और उनकी जो ग्रोथ है उसको दरअसल स्टंट किया है। और कई जगह आरएसएस जो बैकबोन के रूप में है, एमपी में, गुजरात में या कई और जगह पर, अब उन्हें महसूस होना शुरू हो गया है कि चीजें उतनी बेहतर ग्राउंड पर नहीं है जितनी वो चाहते थे। यही उनकी चिंता का कारण है। एक बहुत बड़ी चिंता का कारण यह है कि 2025 में जब उनके 100 वर्ष होंगे तो वो नहीं चाहते कि उस समय बीजेपी के अलावा कोई और सरकार केंद्र में हो। अदरवाइज उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर बड़ा विघ्न पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो जिनसे मैं मिलता रहता हूं इस शहर के अंदर या कभी बाहर भी जाता हूं, तो कहते हैं कि कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और शायद ऐसा लगता है कि जो बीजेपी ने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, खास तौर से चाहे अपनी नैतिकता पर हो, मूल्यों पर हो, और आज ऑलमोस्ट 70-80% जो बड़े बड़े नेता आए हैं वो सारे दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, कांग्रेस और अन्य दलों से आए हैं। तो जिसने भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल मनमानस था, जनमानस था, उसको भ्रष्ट किया है। और वो सोचते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है, अगर जो इंपोर्ट किए हुए नेता हैं सब कुछ उन्होंने ही करना है, राजगद्दी उनको मिलनी है, तो हम यहाँ पर किस लिए हैं। सीटें भी उनको दी जाती हैं, मंत्री पद भी उनको दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पद उनको दिए जाते हैं, उप मुख्यमंत्री पद उनको दिए जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि उनका कोर इशू हुआ करता था, एजेंडा होता था। धर्म के नाम पर भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने की बारी आती है, और कास्ट के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज है वो बहुत बड़ा है। परेशानियां हैं, और वो सोचते हैं कि शायद हमारा सोशल इंजीनियरिंग का जो प्लेटफॉर्म है बूमरैंग हो रहा है, ये अब और हमें इंतजार करना होगा, और 30 40 50 साल फिर कोई और नेता आएगा जिसके अंतर्गत हम साइलेंटली काम कर पाए। इसी विषय पर बात करेंगे, और जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी। सर, आपका स्वागत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे मित्र विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, कहीं ना कहीं आरएसएस भी समझ रहा है कि ये बीजेपी जो आज की बीजेपी है, उसने अपनी जल्दबाजी से बहुत सारे राज्यों में अपनी नैया डुबो दी है। ब्राह्मणवादिता तो थी, लेकिन भ्रष्टाचार पे समझौते,
कई और मुद्दों के ऊपर समझौते जो बीजेपी ओपनली कर रही है कि जहां पे खरीद फरोख्त भी है, वो शायद लगता है कि जो छवि खराब हो रही है वो भी परेशान है और भागवत भी परेशान है। आप इस पूरे परिदृश्य को किस रूप से देखते हैं और क्या वास्तव में ही जो आरएसएस की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके अंदर ये जो तेज गति से मोदी सरकार गई है उससे उसमें विघ्न पड़े हैं और वो उससे परेशानी भी है और कहीं ना कहीं अंदर से मोदी से नाराजगी भी है? हेमंत कुमार जी। ये आप सबको मेरा नमस्कार। दिनेश जी, मुझे लगता है कि जो आरएसएस अगले साल 100 सालों का हो जाएगा और उसकी शताब्दी मनाई जाएगी, और जिस आरएसएस का लगभग 40 से अधिक, मुझे लगता है, या 40 अलग अलग संगठन पूरे देश में ऑपरेट करते हैं, 68,000 उसकी शाखाएं हैं जो देश में चलती हैं। उस आरएसएस की 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी पर इतनी अधिक निर्भरता हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हो गए। जैसे लगता है कि इंडिया इज नरेंद्र मोदी, मोदी इज नरेंद्र इंडिया, ये वाला परसेप्शन पूरे फैल गया। तो पार्टी और आरएसएस इस पूरे दौर में, पूरे एक दशक के दौर में नरेंद्र मोदी की छाया में ये आ गए और नरेंद्र मोदी उस पर हावी होते दिखे। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी, आपने जो कहा कि बहुत सारी चीजें जो आरएसएस बहुत स्लोली, धीरे धीरे, सने सने करना चाहती है, मोदी जी ने उसको बहुत पेश दिया, उसने उसकी गति बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि आरएसएस और जो मोदी जी हैं उनके बीच में एक तरह से दूरी भी बढ़ी, और इसी का ये नतीजा है कि अभी आप जो देखेंगे कि दो चीजों पर, जैसे कि आपने कहा कि आरक्षण के सवाल पर, फिर उसके बाद जाति के सवाल पर। जाति के सवाल पर भागवत जी ने कहा था कि जाति पंडितों ने पैदा की। पंडित कहने का मतलब, मकसद उनका क्या था वो सब लोग जानते हैं, बाद में वो सफाई दी गई। वो उसी तरह का था जैसे कि ये कहा गया कि ठाकुर का कुआं और ठाकुर हम सबके भीतर में है। तो वो, उन्होंने ये क्यों कहा? यह इसलिए कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये बात सतह पर आने लगी और काफी मजबूती के साथ आने लगी कि ब्राह्मणवाद का एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में, और एक तरह से अल्ट्रा पोलराइजेशन, एंटी मुस्लिम हो रहा है। उसमें दलितों का सवाल जो है वो गौन होता जा रहा है, और जो कुछ दलितों के आइकॉन्स हैं उनकी पूजा तो की जा रही है, लेकिन उनके रास्तों को एक तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आरएसएस ने जो मोदी जी को जितना बढ़ावा दिया, वो एक तरह से उनको, अगर हम ये कहें मिथकों के सहारे, वो भस्मासुर की तरह आज की तारीख में हो गए हुए हैं उनके लिए। नतीजा ये है कि जो 3 राज्यों के जो चुनाव सामने हैं, उन राज्यों में तो जो ये लग रहा है मोदी जी ही एक तरह से हेड ऑन कर रहे हैं उसमें, और वो अब अपना चेहरा नहीं, अब तो कमल के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। और अभी जो राजस्थान को लेकर के जो एक नया सर्वे आया, उसने तो और एक तरह से भद पिटवा दी है, और चारों तरफ ये चर्चा है कि एक तरह से ये कि बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। तो कुल मिलाकर ये है कि मोदी जी पर जो निर्भरता है आरएसएस की, उसने आरएसएस के सामने चुनौती पेश कर दी कि उसको ये लग रहा है कि अगर ये 3 राज्यों के चुनाव और उसमें 2 और राज्यों को जोड़ लीजिए, तेलंगाना और मिजोरम, तो 5 राज्यों के चुनाव में अगर शिकस्त मिलती है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और हमारे शताब्दी वर्ष में अगर सरकार चली जाती है तो एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और ये आरएसएस की, आरएसएस पूरे देश में जो उसके फैलने की, गांव-गांव तक जो उसके उतरने की जो पूरी कवायद है, उस कवायद पर एक तरह से बड़ा रोक लग सकता है। तो आरएसएस की चिंता निश्चित रूप से मोदी जी को लेकर के है, और ये उनके लिए एक तरह से आज की तारीख में मुझे लगता है कि वो एसेट्स की जगह अब लायबिलिटी होते जा रहे हैं। जी दिनेश जी।